प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के अपने समकक्ष किरियाकोस मित्सोटाकिस से की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद आपसी संबंधों को सामरिक स्तर पर ले जाने पर हुए सहमत। सैन्य संबंध और रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही दोनों देश इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और स्किल क्षेत्र में बढ़ाएंगे सहयोग। प्रधानमंत्री मोदी ने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के भारत ग्रीस संबंध को स्वाभाविक करार दिया। ग्रीस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्रीस की राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किया सम्मानित। दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर किया विचार विमर्श। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस की राष्ट्रपति से कहा, चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ भारत और भारतीय वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक उपलब्धि। ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। विभिन्न युद्धों में शहीद ग्रीस के गुमनाम सैनिकों को प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जमकर अभिनंदन। प्रधानमंत्री ने आज एथेंस में बिजनेस लीडर्स से की मुलाकात। भारतवंशियों को भी करेंगे संबोधित। 40 साल में ग्रीस की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली में बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन के आयोजन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में तेजी से विविधता लाने की जरूरत पर दिया जोर। जयपुर में G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक के बाद पीयूष गोयल ने कहा, सऊदी अरब के साथ ही मध्य पूर्व के 3 अन्य देश ओमान, मिस्र और UAE को G20 विमर्श में शामिल होने पर जताई खुशी। कहा, यह मध्य पूर्व के साथ प्रधानमंत्री मोदी और भारत के सहयोग और साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता का परिचायक। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के भाले ने 88.77 मीटर थ्रो के साथ फाइनल में बनाई जगह। पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। रविवार को होगा फाइनल मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीस दौरे से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद साझा प्रेस वक्तव्य में दोनों देशों के बीच संबंधों को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच पुरातन संबंधों को स्वाभाविक करार दिया। उन्होंने कहा कि भले ही कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस की 40 साल बाद यात्रा कर रहा हो, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे को सहयोग करते हैं। दो पुराने मित्रों की तरह हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनका आदर करते हैं। 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है। फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने अपने पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह तय किया गया है कि दोनों देश डिफेंस
और सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे। आज हमने आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की। हमने तय किया कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर भी बातचीत का एक संस्थागत प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और मैं सहमत है कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हमने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। तो वर्ष 2030 तक व्यापार को दुगुना करने का लक्ष्य दोनों देशों ने रखा है। वहीं निवेश को प्रोत्साहित कर आर्थिक सहयोग को नए स्तर पर ले जाने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही। कृषि क्षेत्र में समझौते के तहत बीज से लेकर पशुपालन को गति मिलेगी। इसके अलावा माइग्रेशन और मोबिलिटी के लिए जल्द ही एक समझौता करने पर भी सहमति बनी है। आज कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस एग्रीमेंट से हम कृषि और बीज उत्पादन के साथ साथ रिसर्च, पशुपालन और पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच स्किल्ड माइग्रेशन को सुगम बनाने के लिए हमने जल्द ही एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया। हमारा मानना है कि अपने प्राचीन पीपल टू पीपल संबंधों को नया रूप देने के लिए हमें सहयोग बढ़ाना चाहिए। हम अपने शिक्षण संस्थानों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे। दोनों ही नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की। G20 की भारत द्वारा अध्यक्षता करने पर ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने शुभकामना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने पर खुशी जाहिर की। के लोगों और राष्ट्रपति जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ने उससे सम्मानित किया। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैंने यह पुरस्कार स्वीकार किया और अपना आभार व्यक्त किया। भारत और ग्रीस के साझा मूल्य हमारी लंबी और भरोसेमंद पार्टनरशिप का आधार है। लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने और उन्हें सफल रूप से प्रचलित करने में दोनों देशों का ऐतिहासिक योगदान है। वहीं साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने कहा कि भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी एक और कदम आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हम अपने समय की चुनौतियों से निपटने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। खासकर यूक्रेन में उथल-पुथल और युद्ध के दौर में जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करना और भी आवश्यक बनाते हैं। We are very happy to be upgrading our relationship into a strategic relationship. We thus highlight the fact that Greece and India are in reality much closer than their geographical distance, and that they are ready to proceed side by side in dealing with the challenges of our time, especially in a period of upheaval and war in Ukraine, facts which make it even more necessary to respect the UN Charter. ग्रीस के प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 को
चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने पर भारत को बधाई दी। उन्होंने भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो रहे विकास का विशेष उल्लेख भी किया। I have no doubt that your country has acquired the size of a real Indian giant, but this country is becoming the spearhead of the gateway to Europe, and we are becoming closer together. This will allow a transcontinental approach, which would, of course, certainly seal an ambitious free trade agreement between India and the EU. India has made great steps of progress. Congratulations for the technological achievement of conquering the south pole of the moon by your spacecraft. You are really aiming very high. और इससे पहले राजधानी एथेंस में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। गौरतलब है कि 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की संबंध है जो हाल के वर्षों में समुद्री और परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश और लोगों से लोगों के संबंध जैसे क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से सुदृढ़ हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर खासा जोर रहा। भारत और ग्रीस के बिजनेस फोरम की संयुक्त बैठक के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को और भी बढ़ाने को लेकर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत तेजी के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है और इसका मूल मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। भारत के पास न केवल डेमोग्राफिक ताकत है, हमारे युवा एस्पिरेशनल है, स्किल्ड हो रहे और साथ साथ मोबाइल भी है। ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है जो भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत देता है। देश के स्वरूप को बदलने के लिए मेरा मंत्र रहा है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। हम इसी स्पिरिट से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि भारत निवेशकों के लिए रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहा है। संभावनाएं अपार हैं। सप्लाई चेन को लचीला और भरोसेमंद बनाने के लिए भारत का जोर है। रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। आज भारत के द्वारा विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह खुले हैं। रक्षा क्षेत्रों को भी खोला गया है। इसमें को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की बहुत संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ हमारे डिजिटाइजेशन के प्रयासों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी लगातार बढ़ रहा है। आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यह जरूरी है कि हमारी सप्लाई लाइंस रेजिलिएंट हो और हमारे पार्टनर्स भरोसेमंद। बिजनेस मीटिंग में शामिल हुए उद्योगपतियों ने खुशी जाहिर की। ग्रीस के उद्योगपति दिमित्री पेप्लेक्सोपोलोस ने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात पर निवेश को लेकर आशा जताई। We just had a wonderful opportunity to spend 2 hours with Prime Ministers Modi and Mitsotakis and delegations of business from both India and Greece. We were able to share the immense progress that India has made under Prime Minister Modi's leadership
in the last few years. It's one of the fastest growing and biggest economies in the world and offers tremendous opportunity. And the preconditions that have been created by the reforms brought about by Prime Minister Modi make it a very promising area to invest. और इस खबर के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. 20,000. 10. ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार और बात करते हैं कुछ और खबरों की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप के अधिग्रहण के लिए 19,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम के साथ इस संबंध में करार किया। 44,000 टन के फ्लीट सपोर्ट जहाज भारत में बनाए जाने वाले अपनी तरह के पहले जहाज होंगे। ये परियोजना 8 वर्षों में पूरी होगी। अनुबंध के तहत भारतीय नौसेना के लिए इन जहाजों को HSL विशाखापत्तनम द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। खास बात यह है कि यह स्वदेशी रूप से इन्हें डिजाइन और निर्मित किया जाएगा SFS द्वारा, और भारतीय नौसेना में शामिल होने पर आपदा के समय भी इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने पिछले हफ्ते 16 अगस्त को अपनी बैठक में इन जहाजों के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से युवा रोजगार मंच नाम से दिल्ली में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में कई निजी कंपनियों ने युवाओं को रोजगार के लिए चयनित किया। ये संस्थान देश भर में समय समय पर हजारों युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध करवाने में मदद करते हैं। के अवसर हैं वो उन युवाओं तक पहुँचें। नाइलेट इसमें एक बड़ा प्रयास करता है। हर साल लगभग 10 लाख युवाओं की स्किलिंग करता है पूरे देश में, जिसमें कि टायर 2, टायर 3 सिटीज़ और गाँव के बच्चे भी हैं, जिनको बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन देता है। तो ऐसे बच्चे जो मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, उनको नाइलेट स्किल करता है और रोजगार देने का प्रयास करता है। और राजनीतिक विश्लेषक और सलाहकार तहसीन पूनावाला के दावे का पीआईबी ने फैक्ट चेक किया, जो फर्जी निकला है। तहसीन पूनावाला ने एक वीडियो के माध्यम से यह दावा किया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इसके बाद पीआईबी ने फैक्ट चेक कर एक्स पर पोस्ट किया है कि यह दावा फर्जी है।
इसरो वैज्ञानिकों को उनका मासिक वेतन हर महीने के आखिरी दिन मिलता है। और अब बात देश में जारी G20 बैठकों की। दिल्ली में B20 समिट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में तेजी से विविधता लाने की जरूरत है। लचीली और कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ अच्छी तरह से काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाजार ही हमारी वृद्धि को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। We quickly diversify our supply chains, well-functioning international markets with resilient and efficient supply chains are the ones who can help us in sustaining our growth. So we need to cushion ourselves sufficiently against any shock that can happen. वहीं जयपुर में G20 व्यापार एवं निवेश मंत्री की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को सकारात्मक रुख के साथ समाप्त हुई। आउटकम दस्तावेज मोटे तौर पर लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए व्यापार और निवेश और MSME को एकीकृत करने के बारे में बात करता है, जिसका अर्थ है कागज रहित अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के साथ वैश्विक व्यापार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का बढ़ावा देना। देखिए विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। विश्व व्यापार संगठन में सुधारों पर विचार विमर्श करते समय G20 काउंटी और 10 आमंत्रित देश मोटे तौर पर 3 बिंदुओं पर सहमत हुए। इसमें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के मानचित्रण, MSME को एकीकृत करने और व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए सामान्य ढांचा शामिल है। We all recognize that MSMEs have limited ability, given their small size, to have full access to information, finance, market sensitive data points, and therefore whilst they can contribute much more to economies, they remain constrained in their ability. We have agreed to strengthen the Global Trade Help Desk, which is implemented by the ITC, UNCTAD and WTO, and continuously upgrade it so that it becomes more inclusive and provides very rich data for our MSMEs, and all the member countries and invited countries and institutions have welcomed this action plan to strengthen information flow for our MSMEs. ये पहली बार था कि मध्य पूर्व एशिया का प्रतिनिधित्व काफी बड़ा था। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और ओमान को G20 में आमंत्रित देशों के रूप में शामिल किया गया। Prime Minister Narendra Modi invited 3 more countries, Oman, the United Arab Emirates and Egypt, to join as invited countries. It's for the first time that 4 countries from this region are a part of the G20 deliberations. It shows Prime Minister Narendra Modi's and India's collaboration and commitment to working closer together with this region. It also demonstrates the deep friendship and brotherhood between the countries in the Middle East and India. यूक्रेन युद्ध सहित भू राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के अधिकृत लचीलेपन के लिए G20 देशों के बीच सहयोग पर सहमति बनी। लेकिन भारत और विकासशील दुनिया के लिए MSME भविष्य है। G20 की चौथी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की मीटिंग जयपुर में 2 दिन तक चली और इसका समापन हुआ जयपुर कॉल के आह्वान के साथ। वाणिज्य मंत्री का कहना है कि MSMEs का इंटीग्रेशन जो विश्व व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ को इसका फ़ायदा होगा। कैमरामैन मोहित के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़ जयपुर।
गुरुवार को वाराणसी में शुरू हुई भारत की G20 की अध्यक्षता में संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक में G20 सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मसौदा घोषणा पर चर्चा जारी है। बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृति विश्व को जोड़ने का काम करती है। भारत की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा इसमें पथ प्रदर्शक साबित होगी। मीनाक्षी लेखी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आज हम वाराणसी में हैं और चौथी कल्चरल वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हो रही है और कल मिनिस्टर लेवल की भी मीटिंग होनी है, तो क्या इसमें आपको लगता है कि किस प्रकार से इस मीटिंग में हम लोग प्रोसीड करेंगे? हम इसमें 3-4 चीज़ों के ऊपर नेगोशिएट कर रहे हैं और डिक्लेरेशन आएगी और उस डिक्लेरेशन में यही है कि किस प्रकार से जो संस्कृति है वो सबको जोड़ती है, क्योंकि एक मनुष्य का जो व्यवहार है या अस्तित्व है उसमें अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना, पहचानना और लोगों की उस कला, सभ्यता, संस्कृति का मान रखना, ये अगर व्यक्तियों में आ जाए, देशों में आ जाए, तो बहुत सारी समस्याओं के हल तो खुद ब खुद निकल आएंगे। और जब भारतीय प्रेसिडेंसी रही G20 की, तो उसमें कल्चर वर्किंग ग्रुप के ऊपर बहुत दारोमदार रहा। कल्चरल टूरिज्म की अगर बात करें, इकोनॉमी से जोड़ने की बात करें, तो इसमें हम कितना कारगर साबित हो सकते हैं? यहाँ पे ऐसी कोई बात इस मीटिंग में हो रही है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस मीटिंग का, और जिसमें कल्चर कनेक्ट्स ऑल के साथ ही इकोनॉमिक वेलबींग यानी अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए टूरिज्म जो है वो कैसे इस्तेमाल हो सकता है, उस शहर और उस जगह के जो क्रिएटिव लोग हैं उनको भी जीवन यापन करना है, तो उनके जीवन यापन में कितनी बड़ी मदद मिल सकती है। ये जो मीटिंग है इसका मुख्य उद्देश्य मैंने बताया कि ये है कि किस प्रकार से कल्चरल टूरिज्म को बढ़ाया जाए, आपस में जो देश हैं उनको आपस में एक सूत्र में पिरोया जाए, ताकि एक कल्चर जो है वो पूरे दुनिया में एक साथ एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करे और जो पूरा विश्व है वो एक सूत्र में बन सके। अपने सहयोगी विकी राजपूत और कैमरामैन एसएन मिश्रा के साथ चंद्रशेखर, टीडी न्यूज, वाराणसी। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।